चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, ये हमारा यही है ना, यही टॉपिक है भाई हमारा। तो अगला चलिए, इंडेमनिटी का पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है। आइए जरा मिस्टर ए की बात करें, जो कि दोस्त हैं मिस्टर बी के, और बी सी के पास गया कि जी मुझे कुछ उधार पे गुड्स भेज दो। सी कहता है भैया मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है, मैं तुम्हें क्रेडिट सेल करके फंसना नहीं चाहता, जाओ किसी की गारंटी लेकर आओ। अब बी ने कहा भाई मिस्टर ए इस मार्केट के एक रेप्यूटेड पर्सन है, कहो तो उनकी गारंटी दिलवा दूं। सी कहता है ठीक है जी, अगर हमारे ये मिस्टर ए गारंटी देने के लिए तैयार हैं तो ठीक है भाई, मैं तुम्हें उधार पर माल बेचने के लिए पूरी तरह से रेडी हूं। तो मिस्टर सी ए की गारंटी पर तैयार हो गए, 1,00,000 रुपए का सामान बेच दिया गया, क्रेडिट सेल कर दी गई। ये कौन है हमारा डेटर? कौन है डेटर? उधार लेने वाला डेटर। उधार देने वाला कौन होता है? तो सी है हमारे मिस्टर क्रेडिटर, और ये गारंटर जिसे हम बोलते हैं श्योरिटी, क्योंकि श्योरिटी दे रहे हैं ना, ये है गारंटर। अब इस गारंटी का मतलब क्या हुआ कि अगर ड्यू डेट पर सी मिस्टर बी से पैसा लेने गए और बी ने पैसा देने से मना कर दिया, तो सी जाएगा किसके पास? अगर बी मना करेगा तभी जाएगा कि नहीं, या सीधा चला जाएगा? अगर बी मना करेगा तभी जाएगा कि नहीं। इसका मतलब पहली लायबिलिटी जो है, पहली लायबिलिटी वो किसकी है? बी की। यानी जो हमारा मिस्टर बी है, इसकी लायबिलिटी है प्राइमरी। कैसी लायबिलिटी है इसकी? प्राइमरी लायबिलिटी। ठीक बात है कि नहीं? यानी प्रिंसिपली हमारे मिस्टर बी जो है वो लायबल है। ये कहलाएंगे प्रिंसिपल डेटर। क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल डेटर। ये बताइए, अगर बी ने पैसा न दिया तभी तो मिस्टर सी जाएंगे ए के पास, यानी इसकी लायबिलिटी कैसी हो गई? बताइए फटाफट। सेकेंडरी लायबिलिटी। इसकी लायबिलिटी हो गई सेकेंडरी। ठीक बात है कि नहीं? इनकी लायबिलिटी हो गई सेकेंडरी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सेल की बात ना हो सकता है ये लोन लिया गया हो। लोन्स की भी तो गारंटी होती है, हाँ या ना? लोन की भी गारंटी होती है। अच्छा, मिस्टर सी ने बी से कहा जी मैं तुम्हें लोन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तब दूंगा जब मुझे कोई सिक्योरिटी भी मिलेगी। और सिर्फ सिक्योरिटी से काम नहीं चलेगा, मुझे किसी की श्योरिटी भी चाहिए, गारंटी भी चाहिए। हो सकता है जो सिक्योरिटी तुम मुझे दो उसकी वैल्यू घट जाए। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं अपनी गोल्ड ज्वेलरी जो है, अपना गोल्ड जो है, ये आपको सिक्योरिटी के रूप में दे देता हूं। तो कुछ गोल्ड ज्वेलरी जो है सिक्योरिटी के रूप में सी को दे दी गई। ये बात पहले ए को भी बता दी गई कि मिस्टर सी इस गोल्ड ज्वेलरी को भी ले रहे हैं। बात तय हो गई। तो ये हमारा गारंटर जो है, मान लीजिए कि बी ने पेमेंट नहीं की थी, बी ने डिनाई कर दिया। बी डिनाइज टू रीपे। अब मिस्टर सी जाएंगे किसके पास? ए के पास।
आइए जरा इसकी नंबरिंग कर लें। लोन दिया गया, सिक्योरिटी के रूप में गोल्ड दिया गया, ये श्योरिटी बना। जब पेमेंट की बात आई तो बी ने डिनाई कर दिया, बी डिनाइज टू पे, यानी पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 5 में सी किसके पास चले गए? सी went to A for recovery। अब ए क्या कहेगा? ठीक है जी, मैं तुम्हें पे कर देता हूं, लेकिन जो सिक्योरिटी तुम्हारे पास है वो मुझे देनी पड़ेगी, चाहे ए को मालूम हो या ना मालूम हो। ये मिस्टर सी की यानी क्रेडिटर की इसकी ड्यूटी है कि जो भी इसके पास सिक्योरिटी है वो किसे हैंड ओवर करे? ए को। तो सी ने मनी लिया और सिक्योरिटी किसको हैंड ओवर कर दी? सिक्योरिटी हैंडेड ओवर टू किसे? ए ऑन पेमेंट। जब इसे पेमेंट हो गई तो इसने हैंड ओवर किसे कर दी? मिस्टर ए को। अब जरा ये बताइए कि ए किससे पैसा लेगा? बी से। यानी ए के पास ये ऑटोमेटिकली राइट आ गया कि वो ये पैसा किससे रिकवर करेगा? बी से। अब देखा जाए तो मिस्टर ए बी से जब ये पैसा रिकवर करेंगे तो एज अ क्रेडिटर ही तो करेंगे, हां या ना? जैसे ही मिस्टर ए ने यानी गारंटर ने यानी श्योरिटी ने सी का पैसा पे किया, ए स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। यानी अब सी की जगह क्रेडिटर कौन बन गया? ए बन गया। सो हम इस बात को लिख लेते हैं। आफ्टर पेमेंट टू क्रेडिटर, A became creditor of B। क्या ये बात सभी को समझ आ गई? हाँ जी बताइए फटाफट। ये बात सभी को समझ आई या नहीं? हम इसे कहते हैं कि A steps into the shoes of creditor। Is this clear? A can recover money from B as creditor। ठीक बात है कि नहीं? ये है हमारा कौन सा पॉइंट नंबर? पॉइंट नंबर 7। इज दिस क्लियर? इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में मिस्टर बी और सी के बीच भी एक कॉन्ट्रैक्ट था, हाँ या ना? जरा बता दीजिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने थे इसमें? बोलिए फटाफट से। पहला कॉन्ट्रैक्ट बी और सी, ये क्या है? डेटर और क्रेडिटर की बात। दूसरा ए और सी के बीच, श्योरिटी और क्रेडिटर। और फिर लास्ट ए एंड बी, यानी श्योरिटी और डेटर। ठीक बात है कि नहीं? श्योरिटी और डेटर के बीच 3 कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर। देखिए बी और सी का क्रेडिटर और डेटर का रिलेशन है। इन्होंने आपस में कंसिडरेशन कुछ ली या नहीं ली? बिल्कुल ली। इसे इंटरेस्ट मिल रहा होगा, हाँ या ना? ये देखिए कि ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन है।
हमने लास्ट क्लास में इंडेमनिटी पढ़ा था। इंडेमनिटी का मतलब बता रही थे, टू मेक गुड लॉस ऑफ अनदर। क्या पढ़ा था हमने? टू मेक गुड लॉस ऑफ अनदर, यानी अगर तुम्हारे एक्शन के कारण या मेरे एक्शन के कारण तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। ऐसा बी ने कहा श्योरिटी से। कब कहा? कि तुम मेरे बिहाफ पर गारंटी दे दो, अगर मेरे बिहाफ पर कभी तुम्हें पेमेंट करनी पड़ी तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। यानी यहां पर बी इंडेमनिफाई करता है ए को कि अगर मेरे कारण तुम्हें कभी सी को पैसा देना पड़ा तो तुम मुझसे रिकवर कर लेना। यानी बी इंडेमनिफाइज ए। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहां पर पॉइंट नंबर 7 में ये चीज क्या बताई जाती है? ये है इंडेमनिफिकेशन। क्या कहा गया? इंडेमनिफिकेशन। कौन इंडेमनिफाई कर रहा है? डेटर इंडेमनिफाइज द श्योरिटी। ये तो जब इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उस कॉन्ट्रैक्ट से ही पता लग गया था कि मिस्टर बी इसको इंडेमनिफाई करेंगे अगर इसके कारण कोई नुकसान मिस्टर ए को हुआ। इज दिस वेरी क्लियर? अब सवाल ये आता है कि चलो जी, इनके बीच भी गारंटी का केस हो गया, ए और सी में क्या कंसिडरेशन है? ए तो इसको गारंटी दे रहा है, लेकिन सी ए को क्या दे रहा है? सी ने तो ए को कुछ भी नहीं दिया। हाँ या ना? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अरे भैया जरा याद करो वो कहानी जब हमने कंसिडरेशन पढ़ा था। कहां पर? सीबीटी में। कंसिडरेशन की डेफिनेशन मुझे याद दिला दो फटाफट से। समथिंग इन रिटर्न तो है, क्विड प्रो क्यो, ये भी मुझे याद है। मुझे याद दिलाओ डेफिनेशन क्या थी? when at the desire of the promisor, when at the desire of the promisor, promisee or any other person has done something or abstained from doing something, past की बात, does something or abstains from doing something, present की बात, or promises to do something or abstain from doing something, such act or abstinence is known as consideration. ओ भाई साहब, कितनी बड़ी डेफिनेशन थी, लेकिन कितनी छोटी सी बात थी। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात बताइए, कुछ करने या करने से रुकने के लिए। और पहली दो लाइनें जो हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट है। When at the desire of the promiser, ए ने क्या कहा कि तुम मिस्टर बी को उधार पे पैसा दे दो या सामान दे दो, अगर बी ने ना दिया तो मैं पे करूंगा। ऐसा बोला ये ने क्या? नहीं। प्रॉमिसर है या नहीं? और इसी के कहने पर एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर सी गेव लोन टू मिस्टर बी। हाँ या ना? सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, promisee or any other person has done something, this act is known as consideration. यानी सी को क्या मिली? गारंटी। लेकिन सी ने ए के लिए क्या किया? ए के कहने मात्र से बी को लोन दे दिया। ये अपने आप में कंसिडरेशन है। ठीक बात है कि नहीं? तो इन सभी केसेस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या हुआ? 3 पार्ट्स में बना, राइट? 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट बने और तीनों लोग आपस में जुड़े हुए हैं। प्राइमरी लायबिलिटी बोलिए प्रिंसिपल डेटर की, और सेकेंडरी लायबिलिटी ए की। मिस्टर सी जब ए से पैसा लेने गए तो उन्हें सिक्योरिटी भी दे दी। अगर मिस्टर सी मिस्टर ए से बिना पूछे इस सिक्योरिटी को पहले बेच देते और कुछ पैसा निकाल लेते, कमी जब पड़ी कि जी 1 लाख पूरा तो रिकवर नहीं हुआ, और फिर जाते ए के पास, तो ये कहता जी अब मैं अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गया। क्यों?
क्योंकि तुमने सिक्योरिटी को मुझसे बिना पूछे बेच दिया। ये सारी बात भी और करेंगे। ये बात समझ आई सबको कि नहीं? तो अब जरा जल्दी से इसे नोट करिए, फिर डिस्कशन शुरू करेंगे। और हर बार की तरह बिजली की तेजी से लिखना। नो, इनका क्वेश्चन है जी कि इस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, ऐसे लिखो बिजनेस लॉ पे, ऐसे नहीं आएगा। जरा जल्दी नोट करिएगा। ये गुड़गांव वाले बच्चे बड़ी जल्दी नोट कर लेते हैं यार। अगर इस दौरान मान लीजिए मिस्टर बी ने इस 1 लाख रुपए के लोन में से मिस्टर सी को 25,000 पे कर दिए थे। सुन रहे हैं सभी मेरे ख्याल से बात मेरी? अगर एक में से 25,000 पे कर दिए और जब फाइनल ड्यू डेट 75,000 की आई तो बी ने मना कर दिया। अब सी जब ए के पास जाएगा तो क्या कहेगा? लाओ जी 1 लाख रुपया दो। उस समय सी जो है जब पैसा मांगने जाएगा तो ए के पास क्या राइट है? वो कहेगा भाई मेरी लायबिलिटी जो है बी के साथ को एक्सटेंसिव है। क्या है? को एक्सटेंसिव, यानी उसकी लायबिलिटी के साथ मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी और घटेगी। ठीक बात है नहीं? अगर उसने लोन और ले लिया और मैंने मान लिया जाए एक लिमिट तय की हुई है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां लिमिट तय कर दी होती कि मिस्टर ए ने बोला मिस्टर सी आप मिस्टर बी को आने वाले इस साल में 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हो। 10 लाख रुपए तक का, यानी मैं 10 लाख रुपए तक के लिए लायबल रहूंगा पूरे साल में। इज दिस क्लियर और नॉट? तो उस केस में जरा बताइए क्या होता? अगर मिस्टर सी ने 1 लाख और ले लिया होता तो ए की लायबिलिटी कितनी हो जाती? 2 लाख। अगर उसने 5 लाख और ले लिया होता तो कितनी हो जाती? 7 लाख। फिर उसके बाद 7 के बाद 5 लाख और ले लिया तो ए की लायबिलिटी कितनी हो जाती? वो 10 लाख रुपए तक ही रहती। ठीक बात है कि नहीं? तो अप टू द टाइम, अप टू द लिमिट जो ए ने बताई है वहां तक बी की गारंटी दी है उसने। इज दिस क्लियर? अब जितनी जितनी ये पेमेंट करता जाएगा उतनी पेमेंट की लायबिलिटी ए की भी रिड्यूस होती जाएगी। इसे हम बोलते क्या है? लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद व्हाट? लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर।
इन्होंने कहा जी जो ये श्योरिटी है क्या ये बी से कोई सिक्योरिटी लेगा? देखिए गारंटी अगर आप देते हैं तो किसकी देते हैं? राह चलते इंसान की दे देते हैं या किसी ऐसे पर्सन की देते हैं जिस पर पूरा विश्वास हो। मान लिया जाए कोई आपका फ्रेंड आपके पास आ गया कि भाई मेरी गारंटी दे दे, तो आप कहोगे हाँ यार चलो ये तो मेरा दोस्त है, इसकी गारंटी दे देते हैं। क्या बोलोगे? लाओ जी सिक्योरिटी दो कुछ। ऐसा होता है कि जब गारंटी का पोर्शन होता है ना तो सिक्योरिटी की बात नहीं आती। ठीक बात है कि नहीं? सिक्योरिटी का तब पॉइंट उठता है जब ये बंदा अनजान है। गारंटी का मतलब है कि इस पर्सन को बी पर पूरी तरह से विश्वास है, तभी तो दूसरे पर्सन को बोल रहा है टेंशन मत लो बी पैसा दे देगा। अगर इसको खुद ही विश्वास नहीं है तो गारंटी किस बात की देगा? है ना? नोट कर लिया सभी ने? अभी यार ये एक्चुअली ना जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो ना अगले टॉपिक में सारी यही कहानी है। अभी फिलहाल आप इसे लिख लीजिए, बहुत सारी बातें आएंगी अभी इसमें। सिक्योरिटी होगी तो सिक्योरिटी की बात आएगी, सिक्योरिटी नहीं होगी तो सिक्योरिटी की बात नहीं आएगी। ठीक है कि नहीं? आप पहले लिख लीजिए, इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद क्वेश्चंस पूछेगा आप। ये सबने नोट कर लिया? चलिए अब मुझे आप ये बताएं कि क्या श्योरिटी हमेशा एक ही होगा या ज्यादा भी हो सकते हैं? ज्यादा भी हो सकते हैं। ए और बी की जब बातचीत हुई थी कि भाई तुम मेरे लिए गारंटी दे दो सी के लिए, तो ए ने कहा ठीक है जी मैं तुम्हारे बिहाफ पर गारंटी तो दे दूंगा सी को, मेरी तरफ से गारंटी डन है। शर्त क्या है? अगर मेरे साथ मिस्टर डी भी जो है को श्योरिटी बन जाए। क्या बन जाए? यानी अगर डी हां कह देता है मेरे साथ को श्योरिटी बनने के लिए तो मैं श्योरिटी बनने के लिए तैयार हूं। यानी मेरा राजीनामा तो पहले ही ले जाओ, लेकिन वो राजीनामा मेरा कब से वैलिड होगा? द मोमेंट डी इज रेडी टू बिकम अ को श्योरिटी। ठीक बात है कि नहीं? अब मान लीजिए डी ने भी कह दिया जी मैं भी रेडी हूं, इस 1 लाख रुपए का 40,000 रुपए का जो पोर्शन है वो गारंटी मैं कर देता हूं। ए ने कहा ठीक है जी बचे हुए 60,000 की गारंटी मैं लेता हूं। दोनों बन गए को श्योरिटी। ठीक बात है कि नहीं? अब बी हमेशा की तरह पेमेंट तो करता नहीं, इसने सी को इस बार भी डिनाई कर दिया। अब सी जाएगा किसके पास? ए के पास या डी के पास? मेरे ख्याल से जॉइंट प्रोमिसर हमने कहीं पढ़ा था, सीपीटी में पढ़ा था ना, जॉइंट प्रोमिसर्स। याद है कि नहीं? ये जॉइंट प्रोमिसर ही तो है। जब दो लोगों ने मिलकर प्रॉमिस किया कि हां हम आपको गारंटी देते हैं कि मिस्टर बी पैसा जरूर देंगे, तो ऐसे केस में दोनों कौन हो गए? जॉइंट प्रोमिसर्स। और जॉइंट प्रोमिसर्स की लायबिलिटी कैसे होती है? जॉइंट एंड सेवरल। ठीक बात है कि नहीं? जॉइंट एंड सेवरल का मतलब क्या सीखा था हमने? कि अगर मिस्टर सी पैसा लेने गए तो इन दोनों की अगर लायबिलिटी का लेवल चेक किया जाए, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा, अमाउंट तो डिफरेंट है, लेकिन सी के प्रति लायबिलिटी की अगर बात की जाए तो को श्योरिटीज जो हैं ये इक्वली लायबल हैं। इक्वली लायबल होने का मतलब अमाउंट से नहीं है। इक्वली लायबल होने का मतलब क्या है? कि सी चाहे तो वो जाए मिस्टर ए के पास, पता लगा जी ये तो मिले ही नहीं, बी मिल गया, तो ये बी से कितना पैसा रिकवर कर सकता है? पूरा 1 लाख। ये कहेगा जी लाओ पूरा 1 लाख रुपया दो मुझे तो आप, यानी सॉरी इट्स डी,
तो अगर ए ना मिला, श्योरिटी नंबर 1 ना मिला, तो श्योरिटी नंबर 2 को पकड़ लिया, लाओ जी सारा का सारा पैसा दो। क्योंकि इन सबकी को श्योरिटीज की लायबिलिटी कैसी होती है, जॉइंट एंड सेवरल, इसी कारण से सी इन दोनों में से किसी से भी पैसा रिकवर कर सकता है। ठीक बात है, इसीलिए हमने कहा कि को श्योरिटीज कैसे हैं, इक्वली लायबल हैं, राइट। अब आपको अगली बात भी याद होगी, अगर एक जॉइंट प्रॉमिसर दूसरे के बिहाफ पर पैसा पे कर दे तो वो अपना हिस्सा तो खुद ही देगा, लेकिन ए से कितना रिकवर कर लेगा, 60,000। वो कहेगा जी आपका हिस्सा भी मैंने दे दिया, लाओ मेरा 60,000 रुपया। तो ऐसे केस में मिस्टर डी कितना रिकवर कर लेंगे, 60,000 रिकवर कर लेंगे। लेकिन इन दोनों की लायबिलिटी टुवर्ड सी कैसी है, इक्वल, यानी ये इन दोनों को इक्वली लायबल ठहरा सकता है। इज दिस क्लियर? तो अमाउंट से हमारा मतलब ये नहीं है इक्वली लायबल, अमाउंट तो डिफरेंट है, ये है लायबिलिटी। समझ आ गई सबको ये बात? अब आप एक काम करें, को श्योरिटी का हिस्सा यहां लिखें और उसके बाद ये पोर्शन नोट करें फटाफट से, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने अपनी बुक के लगभग 3 पेजेस तो इसी फ्लो चार्ट में और ग्राफ में ही कर डाले। जल्दी से पढ़ने हैं हमें और फटाफट से नोट कर लीजिए अभी से। एक क्वेश्चन आया जी, श्योरिटी अगर ना मिले, ना मिले से मतलब क्या है जी, कि वो एक्सपायर हो गया या ट्रेसिएबल नहीं है। देखिए अगर श्योरिटी ट्रेसिएबल नहीं है तो श्योरिटी को ही पकड़ा जाएगा, ढूंढो उसे भी। उसके लिए उसके लीगल एयर लायबल नहीं होते। लीगल एयर वर्ड तभी आएगा जब ये पर्सन एक्सपायर हो गया। ठीक बात है कि नहीं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव तब तक पिक्चर में नहीं आते जब तक कि एक पर्सन एक्सपायर ना हो जाए। ठीक बात है या नहीं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि पूरे साल की गारंटी दी हुई है। एक साल में जितनी भी ये लोन्स लेगा उसके लिए लायबल कौन है, ए। वो कहलाती है कॉन्टिन्यूअस गारंटी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूइंग या परपेचुअल गारंटी। ठीक है, चलें जी आगे। चलिए पेज नंबर ढूंढिए जरा फटाफट से और पहला पॉइंट बताइए क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 5.11.2 पेज नंबर 169, पेज नंबर 169। आइए पढ़ें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब आपने करना क्या, इस बोर्ड पर देखना है और सारी बातें आपको ऑलरेडी आती हैं जो पढ़ने जा रहे हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द